तो देखो, क्लास हमने स्टार्ट किया था। क्लास में कुछ चीज़ें हमने कल पढ़ा था और बेसिकली मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अपन थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल की ओर मूव ऑन करेंगे, राइट? लेकिन थ्योरी अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि मैं थोड़ा-सा बहुत डीप में चला गया था, सो दैट्स व्हाई हम लोगों को थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। लेकिन हाँ, यकीन मानो क्लास जितना इम्पोर्टेंट है ना, इस ये आपके कांसेप्ट को बहुत ज़्यादा बिल्ड करने वाला है, ठीक है? ये आपके कांसेप्ट को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। तो इसलिए क्लास ऑब्जेक्ट्स और जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पॉइंट्स हैं और जो पैराडिग्म्स इनका जो भी तरीका है यूज़ करने का आपके पाइथन में, तो इसको थोड़ा समझना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। ज़रूरी इसलिए भी कि जब आप जेंगो पढ़ोगे ना, तो जेंगो जैसे फ्रेमवर्क्स जो पाइथन का फ्रेमवर्क्स है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको कई सारा कोड्स भी दिखाए हैं अब तक, कई सारे प्रोजेक्ट्स भी आपको दिखाए हैं लाइव। जो क्या होता है, जो जेंगो पैराडिग्म्स को फॉलो करता है, पाइथन के रूल्स को फॉलो करता है, तो ऑब्वियस सी बात है पाइथन का कोड हर जगह होगा और मोस्टली अगर मेरे एक्सपर्टाइज़ की अगर बात करो ना, तो पाइथन का क्लास, फंक्शंस ये सब भरा पड़ा है। ठीक है? ये सब भरा पड़ा है, कहाँ? आपके जेंगो में। जब जेंगो में डेटाबेस रेडी करोगे, आपको वही दिखेगा। जेंगो में आप कोई फंक्शन बनाओगे, वो कहीं न कहीं क्लास का इस्तेमाल वहाँ पर करना होगा, ताकि एक क्लास के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट कर सको, मल्टीपल सॉकेट क्रिएट कर सको, मल्टीपल फंक्शन क्रिएट कर सको। अब नो डाउट एक ना एक फ्रेमवर्क में आपको एक्सपर्ट बनना ही होगा। इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि एक ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा और इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि एक ना एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में भी आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। और इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि एक ना एक डेटाबेस में आपको बहुत सारी चीज़ें का नॉलेज होना चाहिए। नॉट प्रो मतलब एकदम से ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको प्रो बनना है या फिर एक हाई लेवल पे आपको आना चाहिए, बट अल्दाउ उसमें इतना तो आना चाहिए कि उसमें आप एक मिड लेवल का प्रोजेक्ट्स तो समझ पाएँ। ठीक है? एक मोस्टली कंपनी का रिक्वायरमेंट यही होता है एक फ्रेशर्स से, ठीक है? तो इतना चीज़ आना चाहिए, तो क्लास इसलिए भी ज़रूरी है। मैं क्लास के बाद पाइथन में कुछ नहीं पढ़ाऊँगा आपको, डायरेक्ट आपको जेंगो स्टार्ट करवा दूँगा। इवन आप लोगों में से बहुत का मेरे पास मैसेज आता है कि सीधे मैं जेंगो से क्लास अटेंड करूँगा। मैं कहा कोई नहीं, लेकिन आप देखना जिन्होंने क्लास अच्छे से पढ़ा है, नॉट इवन मेरे से या फिर मेरा वीडियोज़ से या मेरे लेक्चर से, आप यूट्यूब पे या फिर सी प्लस प्लस में आप क्योंकि पाइथन पढ़ रहे हो तो पाइथन में। तो आपने क्लास का कॉन्सेप्ट या ओप्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में रख लिया है, तो प्रैक्टिकल वे में, तो आप खुद देख लेना जेंगो में उनका परफॉर्मेंस कुछ अलग ही होने वाला है। लेकिन जिन्होंने नहीं रखा है ना, फंक्शन का सही से नॉलेज नहीं होगा, जिनके पास क्लास का नॉलेज नहीं होगा, ओप्स का नॉलेज नहीं होगा, उनको आप खुद देखिएगा जेंगो में जब तक वो पढ़ेगा तब तक समझ में आ जाएगा। फिर उसको हद से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मुझे पता है ना, क्योंकि मैं भी जब फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रहा था, तो मैंने तो ख़ैर अच्छे से पढ़ा था क्योंकि मैं तो एंथुसियास्ट हूँ थोड़ा-सा इसको लेके। लेकिन मैंने खुद देखा था जिनका क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था और जिनके फंक्शंस के क्लियर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर नहीं थे, उनको बहुत प्रॉब्लम आती थी। उनको छोटा-छोटा लॉजिक लगाने में भी दिक्कत होता था, सिंटैक्स समझ में ही नहीं आता था, ठीक है? अब हालाँकि पीएचपी नॉर्मल है, आप एचटीएमएल, सीएसएस सीखते-सीखते भी पीएचपी सीख जाओगे बट इन जेंगो ऐसा नहीं होता। पाइथन का कर्रा नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तभी आप जेंगो में अपना एक अलग-सा प्रोजेक्ट बना पाओगे, राइट? तो ठीक है, अगर जिसने किया था वो सही, जो कर रहे हो करते जाओ, ठीक है? आपको मिलेगी। तो मैंने आपको क्लास और ऑब्जेक्ट्स कल बता दिया था, अच्छे से बताया था, क्लास और ऑब्जेक्ट्स रियल एग्ज़ाम्पल देके बताया था। अब क्योंकि अब आगे तो क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में ही पढ़ना है, क्लास बनाने हैं, डिफरेंट टाइप के क्लास बनाने हैं, डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, उसका इस्तेमाल करना है, उसका इस्तेमाल रियल लाइफ़ में करना है, रियल प्रोजेक्ट में करने हैं। लेकिन अब क्योंकि ओप्स पढ़ रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कांसेप्ट देख रहे हैं, तो उसके जो बाकी के पॉइंट्स थे, वो भी तो आपको पढ़ने होंगे। तो क्लास और ऑब्जेक्ट्स तो मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि डेटा आटा हो गया, डेटा हाइडिंग और इसी को बोलते हैं सॉरी इसी को ये भी बोलते थे एब्स्ट्रैक्शन एबीएसटीआरएसीटीआईओएन एब्स्ट्रैक्शन डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है ये? डेटा हाइडिंग या एब्स्ट्रैक्शन भी इसको बोलते हैं। अब क्योंकि कोई भी कांसेप्ट होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ये अपने प्रोजेक्ट को या फिर आपके कोड को या फिर आपका जो रिक्वायरमेंट है जिस चीज़ के लिए आप प्रोग्राम बना रहे हो, उसको मोस्ट सिक्योर करता है मतलब डेटा हाइडिंग का काम करता है। ठीक है? तो ये डेटा का जो ये चेक करता है कि डेटा का विज़िबिलिटी कैसा है। या एक ओप्स का एक बहुत अच्छा फीचर आपको पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बहुत ही अच्छा फीचर्स है ये। जब आप रियल प्रोजेक्ट में काम करोगे तब आपको पता चलेगा। इस एब्स्ट्रैक्शन की मदद से डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा दे सकते हैं, सिक्योरिटी दे सकते हैं। आपको पता है अब क्योंकि कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप उसको अनसिक्योर तो छोड़ोगे नहीं, तो कहीं न कहीं उसमें सिक्योरिटी आपको देना होगा। ये तो आप डेवलपर्स की ज़िम्मेदारी है, हम डेवलपर्स की ज़िम्मेदारी है, ठीक है? तो डेटा हाइडिंग का काफ़ी अच्छा वहाँ पर
भूमिका अदा करता है ये, ठीक है? और यह इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना कोई भी हमारा जो मेन डेटा है, उसको क्लास से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? इसके इसके बिना कोई भी अ, मतलब जो क्लास में हम लोग डेटा लिखते हैं ना, जो फंक्शन हमने देखा था, डेटा वेरिएबल देखा था, उसको एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है? अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एब्स्ट्रैक्शन के लिए मोस्टली 3 टूल्स होते हैं, ठीक है? 3 प्रकार का इसमें टूल का इस्तेमाल किया जाता है। एक है पब्लिक, दूसरा है प्राइवेट और तीसरा है पब्लिक प्रोटेक्टेड। आपने आई होप नाम सुना होगा कभी ना कभी, जब आप सी प्लस प्लस पढ़ रहे होंगे या फिर कोई अगर जावा पढ़ रहे होंगे, तो आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा ओप्स का। तो वहाँ पे 3 टूल्स का मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है आपके डेटा को हाइडिंग करने के लिए, दैट इज़ पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। अब क्या होता है ये? इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, ठीक है? प्राइवेट जो डेटा होता है, मोस्टली ये 3 तरह का डेटा होता है, ठीक है? 3 तरह का डेटा होता है। जैसे आपने एक चीज़ देखा होगा कि अ, आपके नरेंद्र मोदी जी का आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, तो उनके पास बहुत सारे फ़ोन्स होते हैं। बहुत सारे उनका जो पीए होता है, उनके जो बैग में होते हैं फ़ोन्स बहुत सारे होते हैं उनके पीए के पास, ठीक है? तो एक होता है पब्लिक, आपने उड़ी मूवी देखा होगा, तो उड़ी मूवी में जो वो कमिश्नर होते हैं जिनका रोल उन्होंने किया है, परेश रावल साहब ने किया है। आपने देखा उनके पास जो कोई इन्फॉर्मेशन आती है, कॉल आता है उनके पास, वो फ़ोन को तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। एक बार फ़ोन से बात करते हैं और जो भी जानकारी उनको मिलना था, मिलता है और वो फेंक देते हैं, ठीक है? और एक वो नंबर होता है, मान लीजिए वो नंबर था, ठीक है? दूसरा उनका एक दूसरा फ़ोन भी उनके पास होगा, ठीक है? जिनका नंबर पूरा का पूरा पार्लियामेंट में होगा और उनके पास एक ऐसा भी नंबर होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, जिनका सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके फैमिली में होगा, हर एक मेंबर के पास होगा उनकी फैमिली में। आप इनको नॉर्मल इस एग्ज़ाम्पल से समझिए। अब ये एग्ज़ाम्पल मैं आपको क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि जब मैं सेकंड ईयर में था, तो हमारे एक बहुत अच्छे टीचर थे हमारे कॉलेज में, पीयूष सर। उन्होंने ऐसे ही बताया था। हालाँकि वो नरेंद्र मोदी जी का एग्ज़ाम्पल नहीं लिया था उन्होंने, लेकिन वो घर परिवार का हिस्सा दिया था। मैं आपको ग्लोबली बता रहा हूँ। तो देखो, एक उनका वो पब्लिक, ये देखो, ये आप मेरी स्क्रीन को देखो। पब्लिक एक ऐसा नंबर होगा, जो पूरा का पूरा इंडिया में होगा। ठीक है? जो ये नरेंद्र मोदी जी का नंबर है। हालाँकि वो रिसीव नहीं करेंगे, उनके पीए रिसीव करेंगे या उनके कोई उनके ऑफ़िस वाले रिसीव करेंगे, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, आपकी बात नरेंद्र मोदी से तो नहीं हो जाएगी। पर ये पब्लिक नंबर है उनका, कि ये पीएमओ का नंबर है, ठीक है? ये पब्लिक नंबर है। अब वो टोल फ्री नंबर हो सकता है, वो लैंडलाइन का नंबर हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। दूसरा एक प्राइवेट होगा। प्राइवेट जो उनका ऐसा मोबाइल नंबर या ऐसा कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो उनके फैमिली में हर किसी के पास होगा। ठीक है? उनके फैमिली में हर किसी के पास होगा, जो कि उनके मामा के पास हो सकता है, उनके दादाजी, घर, परिवार, बेटे-पोते, हर किसी के पास होगा, भांजा-भांजी, एवरीवन। लेकिन ये प्राइवेट है। देखो ये प्राइवेट है, ठीक है? अब क्योंकि उतना ही प्राइवेट नहीं है, अब मोबाइल नंबर है सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही के पास है आपका मोबाइल नंबर, तो ये क्या मोबाइल नंबर हुआ? कुछ ना कुछ होगा, बस उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा होता है। तो ये कहीं न कहीं सिक्योरिटी फाउंडेशन का भी काम करता है। तो आप इसको इस तरह से एग्ज़ाम्पल समझ सकते हो एब्स्ट्रैक्शन का, डेटा हाइडिंग का। किस तरह से अपन डेटा को हाइड कर रहे हैं। पहला है वो मोबाइल नंबर जो पूरा पब्लिक को पता है, अक्खा पब्लिक को पता है। दूसरा प्राइवेट जो आपके सिर्फ़ और सिर्फ़ रिश्तेदारों को पता है, ठीक है? जो आप अब आपको हमको नहीं पता है, पता है किनको? उनके रिलेटिव्स को, क्योंकि उन्होंने ऐसा कर रखा है, ठीक है? दैट इज़ प्राइवेट। और प्रोटेक्टेड, ये उनके फैमिली को भी नहीं पता है, उनके फैमिली को भी नहीं पता, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 1, 2, 3, 4 लोगों को ही पता है। अब देखो, उनको मिलिट्री वालों से अगर कॉल आता है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है हमारे पीएमओ में, तो सिर्फ़ मिलिट्री वाले जो कॉल करते हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मोदी जी के पास पहुँचती है। उनके अलावा बीच में कोई दुनिया का हैकर ट्राई कर ले, कोई भी ट्राई कर ले, वो नहीं कर पाएगा। दैट इज़ कि वो नंबर सिर्फ़ और सिर्फ़ मोदी जी के पास था और मिलिट्री के पास है, ठीक है? तो अब ज़्यादा डिस्क्लोज़ करूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो ये प्रोटेक्टेड हो गया, मोस्ट प्रोटेक्टेड। और वो भी क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट उस नंबर को चेंज कर देते हैं, फ़ोन को तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, जला देते हैं। एक बार में एक ही फ़ोन से बात होता है, फिर दूसरा फ़ोन निकालते हैं। वो दूसरा फ़ोन कौन-सा नया होता है, वो किसी के पास नंबर नहीं होता, फिर से उनसे बात होती है। तो दैट इज़ प्रोटेक्टेड कि ये 1-2 लोगों के पास है। तो आप इसका एग्ज़ाम्पल समझ सकते हो। और प्राइवेट डेटा और जो हालाँकि पब्लिक और प्राइवेट और ये तीसरा हो गया आपका प्रोटेक्टेड। तो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में ज़्यादा अंतर नहीं है। ये जो प्राइवेट है और प्रोटेक्टेड है, इसमें कुछ ख़ास अंतर नहीं है। अब ऑब्वियसली आपको लग भी रहा होगा कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत फ़र्क है। ठीक है? अब देखो, प्राइवेट डेटा जो है, प्राइवेट डेटा, अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, अपने क्लास में इसका क्या यूज़ है?
मोस्टली इसका जो है ना यूज, अब वो क्लास को ही दिखाने के लिए किया जाता है। क्लास में एक और फाइल बनाता हूँ, डेस्कटॉप टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं बनाता हूँ, हाँ देखो पहले से बना हुआ है। देखो ये क्लास एम्प्लॉय नाम का क्लास है, और यहाँ पे अपन ने क्या किया, प्रिंट, प्रिंट नहीं, अब एक डेटा बनाते हैं एम्प्लॉय नाम का, न्यू, न्यू नहीं, रवि नाम का मान लो बना लेते हैं, एम्प्लॉय, ठीक है। रवि क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, आपको समझ में आ रहा होगा, ये टेम्पलेट है, क्लास है, मतलब इसको कॉल कर रहे हैं, और ये एक रवि ऑब्जेक्ट है किसका, इस एम्प्लॉय का, ठीक है। अब देखो इसका क्लास में कैसे डेटा हाइडिंग का काम होता है। तो मोस्टली जो अपन वेरिएबल क्रिएट करते हैं, देखो कितने तरह के वेरिएबल्स अपन क्रिएट कर सकते हैं। एक वेरिएबल जो क्लास के बाहर, अब मान लो अभी कोई डेटा नहीं है, कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है, एक वेरिएबल जो क्लास के बाहर अपन लिख सकते हैं, जैसे एक मान लो आउटर नाम का एक वेरिएबल बनाया हमने, ठीक है, एक आउटर, आउटर इक्वल टू 12, मान लो एक वेरिएबल है, आप कुछ भी नाम ले सकते हो, जैसे वेरिएबल अपन डिफाइन करते हैं, तो आउटर इक्वल टू मैं एक बाहर बनाया। अब देखो ये बाहर है, इसका इस्तेमाल ग्लोबली कहीं भी कर सकते हैं ना अपन, ये तो आपको पता ही है। अब इसके अंदर एक मान लो बनाया इनर नाम का, आप कुछ भी बना सकते हो, एक वेरिएबल ही बना रहा हूँ, 12 मान लो 12 ही है। अब इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास में क्या जाना है, और इसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। अब यही चीज़ अगर यहाँ होता, क्लास के बाहर ऊपर में होता, ठीक है? तो क्लास आउटर इक्वल टू 12 मान लो, इसका इस्तेमाल ग्लोबली कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है? इसका भी इस्तेमाल ग्लोबली कहीं कर सकते हैं, और ये भी वेरिएबल का इस्तेमाल ग्लोबली कहीं कर सकते हैं। नहीं, ये प्रोटेक्टेड हो गया थोड़ा-सा, कि ये सिर्फ इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इसी के अंदर होगा। तो अब इस वे में समझो कि प्राइवेट डेटा जो होता है ना, वो क्लास के बाहर कहीं भी एक्सेस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अभी आपने मोस्टली 3 डेटा के बारे में आपने देखा, पब्लिक डेटा, प्राइवेट डेटा और प्रोटेक्टेड डेटा। तो जो प्राइवेट डेटा होता है ना, वो क्लास के बाहर कहीं भी एक्सेस नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रोटेक्टेड डेटा को जैसे हाँ, प्राइवेट डेटा को क्लास के बाहर कहीं एक्सेस नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो प्रोटेक्टेड डेटा होता है ना, उसको सब क्लास में एक्सेस किया जा सकता है। मतलब ये देखो, अब ये क्लास है एम्प्लॉय नाम का, ठीक है। अब इसमें जो इसके अंदर जो डेटा बनेगा, ठीक है, इसके अंदर जो वेरिएबल अपन बनाएंगे, जो भी डेटा अपन लिखेंगे ना, उसका इस्तेमाल उसका इस्तेमाल कहीं भी नहीं करेंगे, वो प्रोटेक्टेड होगा, ठीक है, वो प्रोटेक्टेड होगा। और कहाँ कर सकते हैं, अब कहीं नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं तो कर सकते हैं। उनका इस्तेमाल सिर्फ क्लास का, जब सब क्लास बनाते हैं ना, आप इनहेरिटेंस आपने कहीं पढ़ा होगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा इनहेरिटेंस क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत भी अगर आपने सुना इनहेरिटेंस के बारे में, तो भाई एक क्लास का जो रूल्स होते हैं, फीचर्स होता है, उसको दूसरे क्लास में इनहेरिट कर देते हैं, दैट इज इनहेरिटेंस। ये तो आपको पता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जब सब्जेक्ट होगा आपके पास, तो आपने काफी सारा अच्छा से देखा होगा। तो जब एक क्लास में कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं या कोई डेटा बनाते हैं, तो उसको जब दूसरे क्लास में या दूसरे सब क्लास में, ये कह लो कि दूसरा सब क्लास, मान लो चाइल्ड क्लास, पेरेंट क्लास होता है ना, आपने देखा है, बेस क्लास, डिराइव्ड क्लास, ये सब आपने नाम सुना है, ठीक है। तो जब एक क्लास को दूसरे क्लास में यूज करते हैं या इनहेरिट करते हैं ना, तो उस पहले क्लास में जो डेटा था, उसको अपन दूसरे क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं। ओनली दूसरे क्लास में ही एक्सेस कर सकते हैं, वो प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। प्रोटेक्टेड मतलब ये एक क्लास है, इसके अंदर कोई दूसरा आप क्लास बना रहे हो, ठीक है? कुछ कमेंट कर रहा? इनहेरिटेंस चाइल्ड क्लास पर या हम भी वही कह रहे हैं ना आपको, कि जब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें वही चीज़ें होती है। तो अब जब एक क्लास का जो फीचर्स है, वो दूसरे क्लास में जब आप यूज़ करते हो ना, तो पहले क्लास में जो भी वेरिएबल्स थे, उसको दूसरे क्लास में आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? या दूसरे क्लास में जो भी वेरिएबल्स है, उसको पहले क्लास में एक्सेस कर सकते हो, और कहीं नहीं कर सकते। ठीक है? और जैसे अभी आपने देखो इनर इक्वल टू 12 एक हमने वेरिएबल बनाया, ठीक है? अब इसका इस्तेमाल आप किसी और क्लास में या किसी फंक्शन में नहीं कर सकते, ठीक है? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है, ये प्राइवेट है, क्योंकि ये प्राइवेट है। तो याद रखिएगा, प्राइवेट क्लास के बाहर कहीं भी एक्सेस नहीं किया जा सकता। जो प्राइवेट डेटा होता है, उसको क्लास के बाहर कहीं भी एक्सेस नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रोटेक्टेड डेटा जो होता है, पब्लिक आपको समझ में आ गया, पब्लिक कहीं भी कर सकते हैं, और प्राइवेट जो होता है, उसको क्लास के बाहर कहीं नहीं कर सकते। सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लास में ही होगा, जब भी होगा, ना कि कहीं फ़ंक्शन में, ना कहीं कुछ भी नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लास के ही अंदर होगा, वो प्राइवेट होगा, ठीक है? और प्रोटेक्टेड डेटा वो होता है, जिसको सब क्लास में एक्सेस किया जा सकता है बस। सब क्लास मतलब एक क्लास को दूसरी चाइल्ड जब क्लास में इनहेरिट करेंगे ना, वो उसमें कर सकते हैं बस, और कहीं नहीं।
अब ये वेरिएबल हो सकता है, आपका फंक्शन मेथड कुछ भी हो सकता है, पर ये इसको समझना आपको बहुत बेहद जरूरी है। 3 टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, पहला ये पब्लिक, दूसरा प्राइवेट, तीसरा प्रोटेक्टेड। प्राइवेट कब इस्तेमाल करते हैं? जो प्राइवेट डेटा होता है ना, प्राइवेट डेटा, वो दूसरे क्लास के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ठीक है? प्राइवेट डेटा जो है क्लास के बाहर कहीं भी एक्सेस नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ क्लास के ही अंदर होगा। लेकिन जो प्रोटेक्टेड डेटा होता है उसको दूसरे क्लास के अंदर, मतलब जो उसको इनहेरिट कर रहा है, जो उसका चाइल्ड क्लास हो सकता है, उसमें एक्सेस किया जा सकता है। पाइथन में डेटा को पब्लिक करने के लिए कोई कीवर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता। याद रखिएगा, पाइथन में जो डेटा होता है ना, उसको पब्लिक करने के लिए कोई कीवर्ड नहीं लगता है, पब्लिक ऐसे ही हो जाता है। अब आप इसको यहाँ पर आपने डिफाइन कर दिया, इसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ये पब्लिक हो गया, तो इसके लिए कोई कीवर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के लिए कुछ चीजें हमें ध्यान में रखना होता है, ठीक है? पब्लिक तो ऐसे ही बन जाता है, आपको भी पता है, पब्लिक डेटा कहीं पब्लिक वेरिएबल आप कहीं भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेटा को प्राइवेट करने के लिए सिर्फ वेरिएबल नेम के पहले 2 बार अंडरस्कोर लगाया जाता है, डबल अंडरस्कोर। पब्लिक तो आपको पता है ये ऐसे बनता है, लेकिन अगर आप बात करो प्राइवेट का, तो प्राइवेट डेटा को बनाने के लिए, या फिर आप कह लो कि प्राइवेट डेटा जब आप बना रहे हो तो वेरिएबल नेम, अब वेरिएबल ही बनाओगे ना, तो वेरिएबल नेम के पहले 2 बार अंडरस्कोर या डबल अंडरस्कोर लगाया जाता है, ठीक है? अब देखो, अब इसका इस्तेमाल यहाँ तो नहीं कर सकते ना। प्राइवेट जब भी आप डेटा बना रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आप याद रखिएगा, प्राइवेट डेटा को सिर्फ और सिर्फ क्लास के बाहर कहीं एक्सेस नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन जो प्रोटेक्टेड डेटा होता है वो सब क्लास के अंदर एक्सेस किया जाता है, जो एक क्लास का दूसरा क्लास फीचर्स रखता है, ठीक है? तो ये तो बाहर है, कहीं भी है, खुलेआम घूम रहा है, ये तो पब्लिक हो गया। लेकिन जो इसके अंदर होगा, क्लास के अंदर, ठीक है? वो कौन सा क्लास हो और कौन सा, आप यहाँ पर कोई वेरिएबल बना सकते हैं। लेकिन मोस्टली हमें सिक्योरिटी बाउंड करना होता है, तो उसके लिए आप प्राइवेट डेटा बना सकते हैं, और उसको बनाने के लिए जैसे वेरिएबल आपने क्रिएट किया ना, तो वेरिएबल क्रिएट करने का यही तरीका है। आप इनर ए, बी, सी, डी कुछ भी नाम का ले सकते हो, लेकिन उससे पहले 2 बार अंडरस्कोर आपको लगाना होता है। याद रखिएगा, 2 बार अंडरस्कोर, ये हाइफन नहीं, अंडरस्कोर 2 बार पहले स्टार्टिंग में। उसके बाद आप वेरिएबल का नाम लिख दो और फिर आपको जो भी उसका यूज है वो कर दो, ठीक है? और प्रोटेक्ट करने के लिए एक ही बार वेरिएबल के नाम के पहले से अंडरस्कोर लगाना होता है। अगर आपको प्रोटेक्ट करना हो तो एक बार, अब वो क्लास के अंदर, क्लास के बाहर नहीं। क्लास के बाहर करोगे तो पब्लिक हो जाएगा। अब क्लास के अंदर ही ये चीज लिखनी है आपको। और प्रोटेक्टेड अगर करने हो तो मान लो इनर इक्वल टू हमने बनाया 12, देखो 2 वेरिएबल हमने बनाया, आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा ये अंडरस्कोर देख के, ठीक है? वेरिएबल का नाम सिर्फ इनर इक्वल टू 12 ही है, लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया, 2 बार अंडरस्कोर लगा दिया, तो ये क्या हो गया, प्राइवेट हो गया। ये डेटा कौन सा डेटा हो गया, प्राइवेट डेटा। और एक बार अगर इस वेरिएबल के पीछे अगर एक बार मैंने लगा दिया, तो इसका मतलब ये प्रोटेक्टेड हो गया। अब डेफिनेशन आपको पता चल गया, पब्लिक का इस्तेमाल तो कहीं भी कर सकते हैं, प्राइवेट मतलब सिर्फ और सिर्फ क्लास में ही उसको एक्सेस किया जा सकता है, क्लास के बाहर कहीं भी नहीं एक्सेस किया जा सकता, दैट इज प्राइवेट। और प्रोटेक्टेड मतलब जो सिर्फ और सिर्फ सब क्लास के अंदर एक्सेस किया जाता है, सब क्लास के अंदर, जो एक कोई कोई क्लास होगा वो किसी दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को एब्जॉर्ब कर रहा होगा या फिर इनहेरिट कर रहा होगा, तो एट अ टाइम अपन कौन सा डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड का, ठीक है? हालांकि पब्लिक भी वहां पे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये डेटा बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एब्स्ट्रैक्शन के लिए, ताकि आपका डेटा जो हो वो सिक्योर रहे, ठीक है? ये सब चीजें याद रखिएगा। प्राइवेट के लिए पहले डबल अंडरस्कोर वेरिएबल नेम के पहले। अब कहाँ, सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर, ऐसा नहीं कि यहाँ बाहर, क्लास के अंदर, ठीक है? और अगर आपको प्रोटेक्टेड डेटा बनाना हो तो वेरिएबल नेम के पहले एक अंडरस्कोर लगा दीजिए, ठीक है? अब इसका डेफिनेशन आपको पता ही है। तो क्लास में प्राइवेट डेटा का जो यूज होता है ना, वो यूज करने से पहले एरर नहीं होता। जब आप क्लास बनाओगे तो उसमें प्राइवेट डेटा बनाओगे ना, तो ये डेटा बनाओगे और इसको यूज करोगे, तो उससे पहले एरर नहीं आएगा। क्लास से बाहर प्राइवेट डेटा का यूज करोगे ना, तब एरर आएगा। अब क्योंकि आपने यहाँ पे बनाया, ठीक है? अब इसका इस्तेमाल भी आप करोगे, प्रिंट करोगे या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब इस चीज का इस्तेमाल अगर आप बाहर में करोगे ना, तो एरर आएगी। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ क्लास के ही अंदर किया जा सकता है, ठीक है? अब देखो, आप आपका है ना बैंकिंग बैंकिंग होता होगा, मान लो बैंकिंग का कोई लॉजिक होता होगा आपके इंटरेस्ट को निकालने के लिए, ठीक है? तो इंटरेस्ट का जो भी होता है फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका कुछ ना कुछ अपना एक तरीका होता होगा, ठीक है? अब मान लो उसका एक क्लास होगा, क्या होगा, CLASS क्लास, SBI मान लो, एक SBI, आपको फर्क पता चल जाएगा कि प्रोटेक्टेड और प्राइवेट जरूरी क्यों पड़ा। और यहाँ पे बला बला नाना प्रकार का काम हो रहा है, ठीक है? तो काम ये हो रहा है ना, साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ,
इंटरेस्ट जब कोई पैसा लेता है तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है? रवि आपको पता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ सर, हम्म। ब्याज दर और समय का मल्टीप्लिकेशन ओके, सो और हाँ, अब उसमें क्या क्या होता है? रेट होता है, रेट इंटू यस टाइम इंटू, और क्या होता है? एक और प्रिंसिपल होता है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100। इस सिंपल इंटरेस्ट का वो फॉर्मूला है, आपको पता ही होगा। तो देखो, बैंक बेसिकली यही इस्तेमाल करता होगा, है? तो आपने जो ब्याज लिया आपके नाम से, आप उसका ऑब्जेक्ट होंगे, और आपका रेट क्या होगा? आपका रेट नहीं, मतलब वो एक होता है ना दर, वो किस हिसाब से आपको मिला है, टाइम क्या है, कितने ड्यूरेशन के लिए आप लिए हो, और प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, कितना आपने लिया, राइट? तो देखो, आपने जो कुछ भी लिया है, ये फॉर्मूला वो क्लास के अंदर लिख रहे हैं, लेकिन ये कौन सा वेरिएबल होना चाहिए आपके हिसाब से? आपके हिसाब से ये प्रोटेक्टेड वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप जब ये क्लास को इसका एक ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, कि रवि इक्वल टू एसबीआई, ठीक है? ये रवि एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसका जो तैयार होगा, ये होगा, ये डिवाइडेड होगा ना, हाँ। इसका जब रेडी होगा, तो मान लो आपका रेट क्या है, टाइम क्या है, प्रिंसिपल क्या है, वो डिवाइड बाय 100 करके दे देगा, ठीक है? तो मान लो अब रेट है आपका 12, टाइम है 12, प्रिंसिपल आपने लिया है 1000, ठीक है? ये मल्टीप्लाई करेगा, वो करेगा, ठीक है? और इसको प्रिंट करेगा। मान लो मैं क्लास नहीं बना रहा हूँ, नॉर्मल सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, इनहेरिटेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट जरूरी क्यों पड़ा, ठीक है? अब अपन प्रिंट करते हैं रवि को, ठीक है? रवि ऑब्जेक्ट है, देखो 1440, ठीक है? ये बेसिकली मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस ये क्या, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें थी, इसको मैंने कॉल किया और प्रिंट किया इसको। तो क्या प्रिंट हुआ? 144। अब देखो, ये एक ऐसा वेरिएबल है, ये नॉर्मल वेरिएबल है, ये प्राइवेट नहीं है, ये नॉर्मल है। इसको प्राइवेट ऐसे ऐसे होता है, ठीक है? अब उसके पीछे डबल अंडरस्कोर लगा दो। अच्छा, उस यहाँ भी लगाना होगा ना, ठीक है? डबल अंडरस्कोर लगाने से क्या, देखो अब ये प्राइवेट हो गया, प्राइवेट हो गया, प्राइवेट इन द सेंस कि अब मान लो उसके लॉजिक में, जब ये, अब क्योंकि एक दो लाइन का कोड तो होगा नहीं बैंक का, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा, तो करोड़ों लाइंस का कोड हो सकता है, हजारों लाइंस के कोड हो सकते हैं, लाखों लाइंस के कोड हो सकते हैं, ठीक है? तो वो हर एक चीज क्लास में होगा, और क्लास का एक्सेस किसी और डेवलपर्स को नहीं मिलेगा। आप नॉर्मल एडिट करो, आपको किसी क्लास का एक्सेस नहीं मिल सकता है। और क्यों नहीं मिलेगा? और वैसे भी उस क्लास के अंदर मान लो जब एक वेरिएबल तो होगा ना, जैसे a इक्वल टू, सॉरी, p इक्वल टू, अब क्योंकि ऑटोमेट हो रहा है, तो p इक्वल जो भी यूजर ने डाला 1200, 1000 मान लो, और r इक्वल टू 12, और t इक्वल टू 12, इस तरह से। अब ये देखो, ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, ये ना प्राइवेट है ना प्रोटेक्टेड है, क्या है? पब्लिक है। तो देखो, आपने क्या किया, आपने वो लिया, और इसको चेंज भी तो आप कर सकते हो, या इसका इस्तेमाल कहीं और भी तो कर सकते हो, पर रवि ने जो भी इंटरेस्ट लिया, किसी यूजर ने कोई इंटरेस्ट लिया, लोन लिया है, तो उसको इससे क्या मतलब है कि आपने क्या कैसे कैलकुलेट किया? आपको अपने कैलकुलेशन से मतलब है, क्योंकि ये तो कोई इंसान तो कर नहीं रहा, ये तो मशीन कर रही है। तो अगर इसका एक्सेस अगर दूसरे को मिल गया, रवि को मिल गया, तो रवि इसको क्या 12 को अब 14 नहीं कर सकता है, ठीक है? या 2 रेट है तो इसको 2 कर देगा, ठीक है? टाइम 12 था, इसको 2 कर, इसको 3 कर देगा, 3 महीने के लिए लिया, जबकि लिया था 12। तो लास्ट में जो हिसाब होगा वो 3 टू द 6, 6000 का होगा, ठीक है? जबकि उसको पे कितना कितना करना था, 1440। तो मतलब कहीं न कहीं अगर उसको एक्सेस मिल जाए, तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी क्लास में ही होगा। उसके लिए उन्होंने क्या किया, आप उसको प्राइवेट कर दो या प्रोटेक्टेड कर दो, आपके डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो प्राइवेट कैसे करोगे? डबल अंडरस्कोर लगा दोगे, ठीक है? अब ये एक वेरिएबल ही है, लेकिन डबल अंडरस्कोर लगा दिया आपने। इसके पीछे डबल अंडरस्कोर लगा दो, इसके पीछे डबल अंडरस्कोर लगा दो। अब ये क्या है? ये प्रोटेक्टेड है। इसका इस्तेमाल क्लास के बाहर कहीं नहीं किया जाएगा। क्लास के बाहर कहीं नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका इस्तेमाल क्लास के ही अंदर किया जाएगा। अब लेकिन आपको क्या बनाने हैं, आपको कुछ ऐसे वेरिएबल बनाने हैं, जो और ज़्यादा सिक्योरिटी देना है, जो प्रोटेक्टेड हो, जो क्लास के बाहर अंदर तो छोड़ो, क्लास के अंदर तो छोड़ो, किसी दूसरे क्लास में इसका सब क्लास में ही सिर्फ़ सिर्फ़ इस्तेमाल किया जाएगा।
किसी और क्लास में नहीं। जैसे मान लो ये ऐसा चीज़ है जो किसी सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लास में ही इस्तेमाल करने का मतलब ये हो गया कि कोई दूसरा क्लास में भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। जैसे इसके अंदर इनर है ना, इस इनर का इस्तेमाल यहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन प्रोटेक्टेड का मतलब ये हुआ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो क्लास इसको फ़ॉलो कर रहा है, उसी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? वो ऐसे होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अंडरस्कोर। किसी वेरिएबल के पीछे वेरिएबल आपकी मर्ज़ी, आप जैसा नाम का लो, उसके पीछे एक अंडरस्कोर लगा दीजिए, दैट इज़ प्रोटेक्टेड। ठीक है? तो ये चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा हमेशा कि प्राइवेट डेटा, जैसे मैं आपको अगर एक एग्ज़ाम्पल समझाऊँ, एक मैं क्लास बना के दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए क्लास का नाम है कोई अ, क्लास नेम ही रख लीजिए। क्लास नेम हो गया आपका, और इसके अंदर अगर आपको प्राइवेट डेटा बनाना है तो मान लीजिए num इक्वल टू 6 बना दीजिए। ठीक है? अब ये प्राइवेट हो गया, याद रखिएगा। और पब्लिक बनाना है तो ऐसे इस तरह से, पब्लिक बनाना है तो num ऐसे रख लीजिए, 7 रख लीजिए। तो ये अब देखो, ये भी num है, ये भी num है, लेकिन ये प्राइवेट है और ये पब्लिक है। ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आपको मैंने एक चीज़ बताया था कि जब भी आप कोई क्लास बनाते हो, तो उसके अंदर आपको फंक्शन या मेथड जो होता है, वो चाहिए ही चाहिए। ताकि आप कोई ना कोई रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाते हो, तो कोई ना कोई इसका इस्तेमाल आपको करना है। तो वो जब बनाने के लिए आपको एक फंक्शन मेथड ज़रूरी पड़ता है। मेथड कुछ नहीं, एक फंक्शन का ही रूप है। फंक्शन ही बनाते हैं उसके अंदर, ठीक है? तो कैसे बनाएँगे? फंक्शन इसी फंक्शन के तरीके से, ठीक है? आप फिलहाल इसको भूल जाओ, ठीक है? इसको भूल जाओ। एक फंक्शन बनाया हमने डीईएफ, और इसके अंदर क्या, कुछ भी फंक्शन हो सकता है, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से हो सकता है, ठीक है? कुछ भी। तो फंक्शन का नाम हमने रख दिया, मान लो शो, दिखाओ, ठीक है? अब ये फंक्शन है और इसके अंदर आपने डेटा लिखना है, क्या लिखना है, नहीं लिखना है, ठीक है? तो अब ये देखो, अब इसके ये जो फंक्शन है ना मेथड, ये क्लास के अंदर आप कई सारे मेथड्स बना सकते हो, ठीक है? अब क्योंकि जब आपने क्लास को कॉल किया तो उसका क्या है ये? जैसे आपने देखा था कि उसका बिहेवियर क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था। पहले 2 चीज़ें क्लास में देखी जाती हैं, एक तो एट्रिब्यूट्स जो उसका प्रॉपर्टीज़ है, और दूसरा उसका बिहेवियर जो एक्शंस हैं। तो डेटा आपके पास आ गया, अब एक्शन क्या होने वाला है? जैसे आपके पास आ गया एक फॉर्म, तो क्या करना है? ये जमा करना है। एक फॉर्म आया, क्या करना है? पैसे निकालने हैं। तो उस तरह से, तो इस तरह से फंक्शन इस तरह से अपन लिखते हैं, ठीक है? और इसके अंदर आर्गुमेंट तो होगा ही होगा, ठीक है? जैसे अगर पैसा निकालना है तो कितना निकालना है? जमा करना है तो कितना जमा करना है? ठीक है? तो होगा ही होगा। तो उसके अंदर सेल्फ नाम का एक फंक्शन होता है, आर्गुमेंट होता है। अब सेल्फ क्या है? सेल्फ एक करंट ऑब्जेक्ट को बताता है। यार बस इतना याद रखिएगा, आपके इंटरव्यू में पूछा ही जाएगा, कभी ना कभी आप फेस करिएगा। वो आपसे पूछेंगे क्लास पढ़ा आपने? आप बोलिएगा यस। अब वो बोलेगा भाई साहब सेल्फ क्या होता है? तब आप बोले सेल्फ, सेल्फ क्या होता है? सेल्फ तो बस सेल्फ होता है, स्टार्ट किया बस गाड़ी में सेल्फ होता है, बाइक में। उसके अलावा सेल्फ कभी सुना नहीं। तो अगर आप पाइथन पढ़ रहे हो ना, तो सेल्फ करंट ऑब्जेक्ट होता है। याद रखिएगा हमेशा, सेल्फ किसको दिखाता है? सेल्फ एक आर्गुमेंट है। सेल्फ एक सिर्फ और सिर्फ आर्गुमेंट है जो क्या बताता है? करंट ऑब्जेक्ट। करंट ऑब्जेक्ट मतलब कि अभी आपको मैंने बताया था एम्प्लॉय वाला एग्जांपल कि रवि इक्वल टू, एम्प्लॉय तो है नहीं अभी, क्लास अंडरस्कोर नेम का, ठीक है? मतलब ये जो हमने क्लास का नाम रखा है ना, तो उसका अभी ये क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट किसको बनाया मैंने? रवि को। अब इसके से मिथुन हो सकता है, कई सारे हो सकते हैं। ये मिथुन क्या ऑब्जेक्ट है। तो जब आप इस क्लास ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, तो जब आप इसके अंदर किसी मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो, जब आप इसके अंदर किसी मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो, तो मोस्टली ये है कि आप बहुत सारे फंक्शन आर्गुमेंट्स देते हो उसको, ठीक है? आपने क्या दे दिया? नेम दे दिया, आपने डेट दे दिया, आपने जैसे अगर मैं बैंक की बात करूँ, नेम डेट हो गया, आपका ब्रांच हो गया, ये सब चीज़ें आपने बहुत सारी दे दिया। लेकिन सबसे पहले आपको सेल्फ देना होता है। क्यों? सेल्फ आपको बताता है करंट ऑब्जेक्ट क्या है। मतलब कि ये जो नेम आया, डेट आया, ब्रांच आया, ये सब जो चीज़ें आई, ये सब जो चीज़ें आई, ये सब किसके लिए है? तो ये सेल्फ जो है ना, जब आप रवि इक्वल टू क्लास नेम किया आपने, तो इस सेल्फ के अंदर क्या आ गया? रवि। सेल्फ के अंदर क्या आ गया? रवि। अब ये चीज़ जब सेम चीज़, ये सेम चीज़ जब मिथुन के लिए होगा, ठीक है? MITHUN मिथुन के लिए होगा, तो ये सेल्फ की जगह पे क्या आ जाएगा? मिथुन, क्योंकि अब जो नेम है, डेट है, ब्रांच है, वो मिथुन के लिए होगा। आप समझ रहे हो कि इसलिए इसका आविष्कार किया गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जो आपके चीज़ों को आसान बनाता है, ठीक है? यही चीज़ अगर कोई मान लो ये हो राधा के लिए, ठीक है? राधा के लिए। तो अब जो जैसे अब वो राधा क्या है? ऑब्जेक्ट है। कौन से क्लास का? इस क्लास का। ये क्लास कहाँ है? ये यहाँ है। इसके अंदर ये मेथड है, तो इसको कॉल कर रहे हैं अपन, इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं।
राइट? तो इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं, तो राधा का कुछ नाम होगा, इसका कुछ डेट होगा, ब्रांच होगा, ठीक है? और जो भी डिटेल्स होगा। अब ये फंक्शन हमने बनाया, अब इसका जो भी आपका काम अपने बिज़नेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल करोगे, तो ये सेल्फ है ना, ये लिखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो राधा है ना, अब कैसे पता चलेगा कि अब क्योंकि मल्टी पर्पज़ से अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसका कई सारे ऑब्जेक्ट जो बना रहे हैं ना, तो पहले अगर रवि से कॉल कर रहे हैं, तो सेल्फ के अंदर रवि आ जाएगा और उसके बाद जितना भी डेटा है सब रवि के लिए है। फिर अब वो जो भी आगे काम होगा हो जाएगा। फिर जब मिथुन पे आया, तो अब सेल्फ के अंदर क्या आ गया? मिथुन, और आगे का जितना भी एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, डेट, ये सब मिथुन के लिए। फिर आया सेल्फ के अंदर राधा, ठीक है? तो अब सेल्फ के अंदर क्या हो गया? राधा, मतलब ये बता रहा है कि आगे का डेटा जो है वो राधा के लिए, नेम, डेट, ब्रांच जो भी है उसका। तो सेल्फ क्या है? करंट ऑब्जेक्ट को बताता है। सिर्फ ऐसे याद रखिएगा, करंट ऑब्जेक्ट को बताता है। करंट ऑब्जेक्ट मतलब जब रवि के लिए था, तो सारा चीज़ रवि के लिए, मिथुन के लिए था, तो सारा का सारा फंक्शन मिथुन के लिए, राधा के लिए था, तो सारा का सारा फंक्शंस राधा के लिए। ठीक है? ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो एब्स्ट्रैक्शन यही था, किस तरह से अपन उसका इस्तेमाल करते हैं। अभी आपने देखा कि बाकी चीज़ अपन जब प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे ना, तब तो बहुत ज़्यादा मज़े से करेंगे। ठीक है? अब थोड़ा-सा बात कर लेते हैं इनहेरिटेंस की। आपने इनहेरिटेंस का नाम भी सुना है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इनहेरिटेंस एक अच्छा फीचर है ये भी, इनहेरिटेंस की अगर बात करें। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? आपको पता है इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? हिंदी में इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत। विरासत आपने नाम सुना है कि विरासत में मिलती है। पिताजी का जो ज़मीन, धन-दौलत है वो विरासत में अपने बच्चे को मिला। उसका जो धन-दौलत है वो विरासत में उसके बच्चे को मिला और इस तरह से चलता आया है। हमारे जो पूर्वजों का है, जो दादा के दादा थे, उनका जो ज़मीन वग़ैरह घर-वर था वो उनके दादा को मिले, फिर उनके दादा से उनके दादा को मिले, फिर उनके पिताजी को मिले, फिर दादाजी को मिले, फिर आपके पिताजी को मिले, फिर आपको मिलने वाला है, फिर आपके बच्चे को मिलेगा। ठीक है? तो ऐसा होता है, ये इनहेरिट हो रहा है, ठीक है? इनहेरिट हो रहा है मतलब इसको आप बोल सकते हो कि ये जो विरासत में मिल रहा है सबको, तो वही आप विरासत क्रिएट कर सकते हो, इनहेरिट कर सकते हो आप। मतलब ये कि जो आपके पिछले पीढ़ी से जो आपको धन मिला है, वो आपके पास है, आपके पास आगे बढ़ता जाएगा। ये जनरेशन बाय जनरेशन होता जाएगा। तो प्रोग्रामिंग में भी इसका यूज़ इसी तरह से किया जाता है। एक क्लास जो पिछली मतलब पीढ़ी के समान मान लीजिए, जनरेशन के समान मान लीजिए, जो एक क्लास है जो पिछले जनरेशन के जैसा है, जिसे बेसिक क्लास या सुपर क्लास कहा जाता है। इस चीज़ में आप कभी कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा कि जो आपके सीनियर थे मतलब आपके दादाजी थे, दादाजी के दादाजी थे, पिताजी थे, तो जो सबसे पहले जिन्होंने जो धन बनाया होगा, जो आपका धन है ना, धन जो वेल्थ है, ज़मीन है, घर है, सब कुछ है, जो पहले बनाया होगा, ठीक है? जो पहले बनाया होगा, वो कौन से क्लास हो गए? बेसिक क्लास और उसी को सुपर क्लास भी बोल सकते हैं। अपन यहाँ लिख रहे थे ना, ठीक है? आप किसकी बात कर रहे हैं? इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, ठीक है? स्पेलिंग सही है? ANHERITANCE, ठीक है? इनहेरिटेंस की बात कर रहे थे। तो इनहेरिटेंस में अपन किसकी पहले बात कर रहे थे? बेसिक, बेसिक क्लास और सुपर क्लास। क्या होता है बेसिक क्लास और सुपर क्लास? जो आपके पूर्वज थे जिस तरह से, तो उन्होंने जो धन बनाया, उन्होंने उन्होंने जो भी चीज़ें बनाई, वो उनका बेटा इस्तेमाल किया, उनसे उनका बेटा, उनसे उनका आप तक पहुँचा है। अभी जो आप घर देख रहे हो सकता है आपके पापा ने बनाया होगा, पर हो सकता है ये भी कि आपके दादाजी ने बनाया होगा। इससे भी ज़्यादा ये हो सकता है कि उनकी उनसे पहले जो घर होंगी, यो जो ज़मीन होगा, जो भी धन है, वो उनके पापा जी ने बनाया होगा। ठीक है? तो ये इस तरह से क्या हो रहा है, ये जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ता जा रहा है। कोई ऐसा तो नहीं वो मर गए तो लेके चले गए साथ में, ऐसा नहीं होता। तो जो पहले बनाया था ना, दैट इज़ बेसिक क्लास या सुपर क्लास उसी को बोलते हैं, ठीक है? सुपर ग्रैंडफ़ादर भी तो होते हैं, तो उसी को बोलते हैं। इसके जो एट्रिब्यूट्स होते हैं, जो मतलब ये बेसिक क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। बेसिक क्लास या सुपर क्लास का जो जो एक क्लास आपने बनाया, सबसे पहले जो आपने क्लास बनाया, वो बेसिक क्लास है, मतलब सुपर क्लास है। और जो इनका एट्रिब्यूट्स होगा, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ होगी, इसका इस्तेमाल आने वाली पीढ़ी को करेंगे। इसका इस्तेमाल आने वाली पीढ़ी करेगी। वो क्या होगा? सब क्लास। आप डिफरेंस समझ रहे हो? जो सबसे पहले क्लास आपने क्रिएट किया, वो है बेसिक क्लास या सुपर क्लास और उसका जो एट्रिब्यूट्स होगा, जो उसका मेथड्स होगा, जो उसका वेरिएबल होगा, जो भी उसका धन होगा, उसका इस्तेमाल जो करेगा, वो कहलाएगा कौन-सा क्लास? सब क्लास। अब कोई ना कोई क्लास में ही करेंगे। इनहेरिट एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है? बस इसमें दो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होता है। पहला ये कि जिन्होंने जब जो पहला क्लास है, जो पहले आपने बनाई, वो हुआ बेसिक क्लास या उसी को सुपर क्लास भी बोलते हैं और दूसरा वो क्लास जो उसका एट्रिब्यूट्स है, जो उसके मेथड्स हैं, जो उसके फंक्शंस हैं, जो भी चीज़ें हैं,
जो भी उसका धन दौलत है, उसका इस्तेमाल जिस क्लास में करेंगे, मेक श्योर वो क्लास ही होगा, जिस क्लास में करेंगे वो कहलाएगा सब क्लास। सब क्लास ऑब्वियसली आपको पता है, सब क्लास जैसे हेडिंग होता है ना, हेडिंग सब हेडिंग, ठीक है, उस तरह से क्लास सब क्लास। अगर नॉर्मल भाषा में बात किया जाए तो इनहेरिटेंस का मतलब ही होता है कि एक बेसिक क्लास या सुपर क्लास के एट्रीब्यूट्स का यूज किसी दूसरे सब क्लास में किया जाना, ठीक है। जैसे आप कोई फंक्शन बनाओगे तो उसका जैसे आपने कोई क्लास बनाया और उसका इस्तेमाल दूसरे क्लास के अंदर करते हैं, इनहेरिट करते हैं। अभी मैं आपको ज्यादा नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बाद में समझाऊंगा अच्छे से। जैसे मान लो ये क्लास है, क्लास नेम है, मान लो हमने बनाया EMPLOYEE, एम्प्लॉय नाम का क्लास, ठीक है। और एक और क्लास बनाता हूँ, स्टूडेंट नाम का क्लास, स्टूडेंट नाम का क्लास, ठीक है। अब ये बना रहा हूँ, अब ये स्टूडेंट नाम का क्लास, पहले कौन सा क्लास मैंने बनाया, एम्प्लॉय नाम का। अब क्योंकि पहले जो एम्प्लॉय नाम का क्लास बनाया ना, अब उसी का इस्तेमाल दूसरे क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। मतलब ये हमारा क्या हो गया, कोई सुपर क्लास या बेसिक क्लास, बेसिक क्लास या सुपर क्लास, ग्रैंडफादर टाइप के, ठीक है, जो दादाजी जो होते थे ना, जो धन बनाया जिन्होंने। अब ये हम लोग बच्चे हैं, ठीक है, तो अब इनके धन और दौलत का यूज कर सकते हैं, अगर ये मना ना करे तो। मतलब मना कैसे नहीं करेगा, तो आपको इनहेरिट करना पड़ेगा इसमें। तो ये स्टूडेंट क्लास है, इसको इसके अंदर इनहेरिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं इसको, EMPLOYE, एम्प्लॉय को। अब इसके अंदर जो फंक्शन लिखेंगे या जो भी चीजें लिखेंगे, सो मान लो लिया, मान लो फन ही लिख देते हैं, ठीक है। अभी एक एक ने एक तो सेल्फ चाहिए जो ताकि बताएगा कि करंट ऑब्जेक्ट क्या है, किसके थ्रू आपने कॉल किया है, और पास करके छोड़ देता हूं मैं, ठीक है। तो ये देखो ये कौन सा क्लास है, मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, कोड तो अपन तब करेंगे, स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ये कौन सा क्लास है, ये सबसे पहले बनाया, इसलिए ये बेसिक क्लास मतलब सुपर क्लास। और इस क्लास का जो फंक्शन एट्रीब्यूट्स है, इसका इस्तेमाल, मतलब एट्रीब्यूट क्या है, ये नेम हो सकता है, डेट हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, और बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। उसका इस्तेमाल अपन इस क्लास में भी कर सकें, स्टूडेंट क्लास में भी। इसलिए क्या किया, इस एम्प्लॉय क्लास को हमने इनहेरिट कर दिया। इनहेरिट करने का तरीका क्या है, पहले एक क्लास आपने बनाया, फिर उस क्लास का नाम को दूसरे क्लास के, जब आप दूसरा क्लास क्रिएट कर रहे हो ना, तो ब्रैकेट में इस ऐसे डाल दो आर्गुमेंट की तरह। तो अब ये क्या, अब जो स्टूडेंट क्लास है ना, ये कौन सा क्लास बन गया, तो स्टूडेंट क्लास है, सब क्लास बन गया। सब क्लास किसका, सब क्लास एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय का सब क्लास। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय तो ग्रैंड क्लास है, सुपर क्लास है, बेसिक क्लास है। तो इस क्लास को इनहेरिट कर दिया किसमें, स्टूडेंट नाम की क्लास में। तो ये अब क्या हो गया, तो अब इस एम्प्लॉय के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे, जितने भी प्रॉपर्टीज होंगी, जो इनका मेथड्स होगा, जो इनके फंक्शंस होंगे, जो वेरिएबल्स होगा, चाहे वो प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो, या फिर पब्लिक हो, अपन दूसरे क्लास के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ खास फायदा हुआ इनहेरिटेंस का, और शायद से ये जरूरी भी है कि इस तरह से अगर इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करें तो शायद से आपका काम बेहतर हो सकता है। अगला हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म तो यार ठीक है, आप 845 हो गया, तो अपन करते हैं क्या, जैसे इनहेरिटेंस पढ़ा, क्लास ऑब्जेक्ट्स, आप हमने क्या, डेटा हाइडिंग पढ़ लिया, एब्स्ट्रैक्शन पढ़ ली, तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उम, एक सेकंड, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस आपको समझ में आ गया, बेसिक क्लास, सुपर क्लास क्या होता है, जो आपके ग्रांड जो ग्रैंडफादर होते थे ना, तो उनका जो वेल्थ था, उनका जो धन दौलत था, वो उनके चाइल्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनके चाइल्ड का जो था उनके चाइल्ड कर रहे हैं। दैट इज यही एक वो है, इनहेरिटेंस का एग्जांपल है कि आपके पापा ने आपके पिताजी ने इनहेरिट किया किनका धन को, उनके पापा के धन को। उनके पापा कैसे किया होगा, उन अपने फादर के धन को। और आप किसके धन को इनहेरिट करोगे, अपने फादर के धन को, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल की अगर बात करो, ठीक है। तो बेसिक क्लास, सुपर क्लास, इस चीज में कभी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि बेसिक क्लास क्या होता है, सुपर क्लास क्या होता है। बेसिक क्लास और सुपर क्लास एक ही होता है, ठीक है। और सब क्लास, सब मतलब समझ ही रहे हो, एक होता है ना हेडिंग, और दूसरा होता है सब हेडिंग। तो हेडिंग के अंदर आपने अगर देखा होगा, एक हेडिंग होती है, हेडिंग मतलब मेन हेडिंग होता है। अच्छा, उसके अंदर एक सब हेडिंग होता है, ये हो गया सब हेडिंग, ठीक है, छोटा सा। आपने अब एचटीएमएल की अगर आप बात करो, तो एचटीएमएल और सीएसएस में आपने देखा होगा कि एक एट्रीब्यूट्स होता है लिखने का, टेक्स्ट का, H1 H2 H3 H4 H5 एंड H6। H6 तो जो H6 का जो क्वांटिटी होता है ना, वो सबसे छोटा होता है, और H1 जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो H1 क्या है, H1 सबसे बड़ा है, तो वो हेडिंग हो गया। और H2 H3 H4 H5 ये सब हेडिंग के अंदर आता है। दैट इज वैसा ही कुछ है यहाँ पे। तो सब क्लास, जो ऐसा क्लास जो किसी दूसरे क्लास को अपने अंदर इनहेरिट कर रहा है। हालांकि कुछ इसके भी गुण होंगे, जैसे अब कोई आदमी है, उसके पापा को उसका जो धन मिलता है, तो ऐसा थोड़ी है कि उस पे ही सिर्फ डिपेंडेंट होता है, अपना भी वेल्थ होता है कुछ उनका। तो उस तरह से इनके तो होंगे ही होंगे, साथ में किसी क्लास को ही मान लो इनहेरिट करवा रहा है।
और बेसिक क्लास और सुपर क्लास वही होता है जो अपना जो धन दौलत जो भी चीजें अपने अंदर का एट्रीब्यूट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, ये किसी दूसरे क्लास में अपने आप को इनहेरिट कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि आप मेरे क्लास की जो प्रॉपर्टीज है, एट्रीब्यूट्स है, उसका इस्तेमाल आप भी कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, राइट? किसी को इनहेरिटेंस में या फिर डेटा हाइडिंग में किसी कोई डाउट है?